गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 7वीं के पहले इतिहास का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हमने पहले क्या पढ़ा था? विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल माना जाता है। इस अध्याय में इन 1000 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों में हुए परिवर्तन की पड़ताल की गई। फिर हमने पढ़ा था नई और पुरानी शब्दावली। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली। इनमें बदलाव व्याकरण, शब्द के भंडार के साथ साथ शब्दों के अर्थ में भी आया। इतिहास और उनके सूत्र। हमने फिर क्या पढ़ा था? इतिहास और उनके सूत्र। सामान्यतः 700 से 1750 ईस्वी के काल के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापन तथा प्रमाणित लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। इस काल के अनेक रूपों में पांडुलिपियां लिखी गई। पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में संग्रहित इन पांडुलिपियों में इतिहासकारों की विस्तृत जानकारी मिलती है, लेकिन इन पांडुलिपियों की प्रतिक्रियाओं में अनेक कारणों से अंतर आ जाने से बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। क्या पढ़ेंगे? नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 और 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल हुआ। इस उपमहाद्वीपों में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जैसे। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों के और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। ये जितने भी बदलाव आए उनके साथ नए विचार भी बदले। परिणाम स्वरूप यह काल सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। किस किस का रहा था? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्ययन 5, 6 और 7 के में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। इसको कौन सा युग कहते हैं? मध्यकाल का युग। इस युग में लोगों को क्या गतिशीलता रही, इधर उधर जाने का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना भी बढ़ता गया। अवसर भी तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीपों में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। राजपूत कैसे प्रसिद्ध हुआ? राजपूत नाम कैसे प्रसिद्ध हुआ? राजपुत्र, राजा के पुत्र से हमको राजपूत शब्द मिला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा रखते थे। बच्चों, ये क्वेश्चन बन सकता है। राजपूत, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। राजपूत शब्द किससे पड़ा? राजपुत्र, राजा का पुत्र से राजपूत शब्द पड़ा। आमतौर पर योद्धाओं ने समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। ये नहीं है कि भाई राजा के लिए ही ये लागू था,
जो सेनापति थे और सैनिक थे उनके लिए भी ये लागू था, जो पूरे उपमहाद्वीपों में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। चारण में घूम घूम कर अपने स्वामी भक्ति का वो घूम घूम कर गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, ओम और कायस्थ मुख्य लिपिक और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति थी। कौन कौन सी? मराठा, सिख, जाट, ओम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमश जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यायवास में परिवर्तन के कारण कई वनवासी को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना। पर्यायवास किसे कहते हैं बेटा? जिसके तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। वनवासियों मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कुछ लोग क्या करने लगे थे? जमीन की जुताई, जिससे वो किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। क्या चुकाना पड़ता था? उन्हें कर चुकाना पड़ता था और स्थानीय मालिक वर्ग के बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। किसानों के बीच में क्या होने लगा? आर्थिक और सामाजिक में अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। मवेशी का मतलब है इधर पशुओं को पालते थे। और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का भी काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियां और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। पहले जैसे जैसे लोग काम करने लगे, उनके कार्य के आधार पर ही उनको उनकी जाति का दर्जा देने लगा। ये दर्जे स्थानीय नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। जैसे जैसे जिनकी जाति हो जाती, वे अपने अपने नियम अपने आप बनाती थी। खान पान का, रहन सहन का, ये सारे व्यापार का ये अपने हिसाब से बनाने लगे। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। किंतु उन जातियों का ये नियम पालन कौन कराते थे? उनके बड़े बुजुर्ग, जिसमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। उनको क्या कहते थे? जाति पंचायत। ये क्वेश्चन है तुम्हारा कि अलग अलग व्यापार में किन किन कैसे जातियां बनी और उनके नियम का पालन कौन करते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। जिसके अलावा कई गांवों के मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक या मुगल। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते हैं। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266
87 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशासित के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। इस काल में अनेक विशाल